तो अभी हम लोग जाते हैं जयपाल सिंह के पुराने घर जहां वो रहा करते थे और कोशिश करेंगे उनके परिवार वालों से मिलने की कोशिश करेंगे। लोग बताएं कि उनका घर जो अभी रह रहे हैं उनके पुराने घर के पीछे है। तो एक बार देखते हैं हम लोग कि हम लोग किन से मिलते हैं और क्या बताते हैं हम लोग को जयपाल सिंह के बारे में। चलिए। तो आज हम आए हुए टकरा गाँव जयपाल सिंह मुंडा का गांव है। वही जयपाल सिंह जो झारखंड राज्य की परिकल्पना को सामने रखते हैं हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में। तो मेरे पीछे जो घर है वो जयपाल सिंह मुंडा का घर है। कहते हैं कि उनके बाद और कोई रहा नहीं, तो काफ़ी जर्जर स्थिति में है, लेकिन फिर भी एक धरोहर के रूप में हमारे सामने है जयपाल सिंह मुंडा का घर। जयपाल सिंह इतने बड़े नेता और झारखंड आंदोलन में भी इतना उनका ये रहा, इनके गांव पे आने के बाद इस तरह से जैसे उनका घर देख रहे हैं टूटा हुआ है और ये सारा चीज़ें, क्या हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, एक तो है कि बहुत दिनों तक जयपाल सिंह का नाम एक गुमनामी के अंधेरे में रहा। वो झारखंड बनने के बाद भी हमको लगता है 10-15 साल तक उनका नाम उस तरीके से नहीं आया जैसे आना चाहिए था, क्योंकि झारखंड आंदोलन कहा जाए तो उनका ही देन था। लेकिन बीच में कुछ पॉलिटिकल कारणों से उनके साथी या कहे कि झारखंड की जनता बहुत नाराज़ हुई थी उनसे जब उन्होंने अपनी पार्टी का भी लेके आए कांग्रेस में। तो उस समय के बाद से, उनकी मृत्यु के बाद से उनका नाम कुछ खास लिया जाना नहीं लगा लोगों के बीच में। अब हमारे बीच में से अगर देखा जाए तो बिरसा मुंडा का एक नाम लेते हैं हम लोग, बहुत बड़ा नाम है उनका, लेकिन ठीक उनके बाद अगला कोई दूसरा नाम दिखता नहीं है। तो एक ज़रूरत आन पड़ी लोगों की कि एक आइडियोलॉजी या फिर एक आइडियोलॉग को हम किन को देखें, कौन है जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं। आज़ादी के पूर्व तक तो हम देखते हैं बिरसा मुंडा एक बड़ी शख्सियत के रूप में उभरते हैं, उसके बाद कौन। तो एक जयपाल सिंह के नाम पर हम लोग कहीं ना कहीं अब एक विचार को हम लोग सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में जो आप घर देख रहे हैं वही एक जो उनका नेगलेक्ट किया गया उनको, तो उसी का नतीजा ये है। चूँकि जयपाल सिंह का विचार जो है वो राजनीति के परे है। बहुत दिनों तक लोग उसे सिर्फ राजनीति के दायरे से देखते रहे, लेकिन आज का जो उनका विचार जो हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति के ऊपर है। चूँकि झारखंड का जो एक आइडिया था मुख्य रूप से उन्हीं का आइडिया था। तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहें, उनके आइडियोलॉजी से आप ऊपर नहीं हो सकते हैं कहा जाए तो। और आज का ज़रूरत भी हमारे बीच उनके जैसे शख्सियत की है कि हम उनके जैसे एक आइडियोलॉग को खड़ा कर सकें अपने बीच में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ एहसान करें जयपाल सिंह के ऊपर, जबकि उल्टा ज़रूरत है हमें जयपाल सिंह की। एक बात होता है, एक धरोहर को आगे ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है, और ख़ासकर जयपाल सिंह जैसे बड़े धरोहर को आप कंधे पर ढोइएगा वो बहुत मुश्किल होता है। ये मैं खुद फील करता हूँ। तो घर टूट रहा है तो इसका मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी भी तरह से दोष परिवार वालों को देना चाहिए, क्योंकि उनका लेगेसी इतना बड़ा है, इतना महान है कि उसे पूरा करने के लिए आपको भाई बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको। तो हम अभी जयपाल सिंह के परिवार वालों के साथ मिलने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ तो सबसे ज़्यादा मुंडा जनजाति के लोग ही मिलेंगे। खूंटी का क्षेत्र पड़ता है, कहा जाए तो रांची और खूंटी के बीच का एक क्षेत्र है, खूंटी जिला ही पड़ेगा। तो ज़्यादातर तो मुंडा जनजाति के लोग ही यहाँ पर आपको मिलेंगे, और मुंडारी उनकी मातृभाषा होगी। तो बीच में देखेंगे, हम मुंडारी में बात करेंगे और देखते हैं, कोशिश करेंगे। जहाँ करे नाम क्या हुआ मांग को जा तो आपे ताला रहे माने जयपाल सिंह चिकन हड़ो टाई के ना बातिन नो उदबल ची चना कोई चिकन के गोटा दिसुन रे अब नतिन काम काम के दे इनको बातिन नो मेरे मतलब कि आदिवासी को हक नतिन आया लड़ाई की ना एना बैतु ना एनाते पूरा भारत ले इनुम की ना एना बैतु ना एनाते एना को सोबेन रिका तारे अब झारखंड अलग जानते हो नया हाथुरे जितना बदलाव मुगन। अच्छा का एना एना तो ले लो तन गया है।
जितना बदलाव बनो प्लस इन ये खाली हिजुआ को वादा को ये करेंगे वो करेंगे लेकिन जितना का बाबा तो आपे हाथू होड़ो को हिसाब ते माने चन चन विकास को होबा लगते तई के जो ना देखे का होबा के ना ले फर्स्ट रे तो नहीं मिता मैं ची जयपाल सिंह हाथू ही के तो झारखंड रे सोबनाते नामी हाथू ही तो कम से कम नेता मन स्टैचू भाई लगाते हैं अच्छा एनारा कामियों का बात ना जैसे कि एनारा स्टैचू भाई लगाते हैं और इनिया लुतुम ते जो ओड़ा या धसाव का ना इना सरकार के रिपेयरिंग का लगाती हैं जैसे कि उलिया तुर हो बाग ना इना को रिका लगाती हैं लेकिन इना को जितना का हो उतना इनिया लुतुम तो लाखों ही आता ना लेकिन होरा के ना ले में ना होरा रटिन का भाई उतना जाए को नया नया चीज जाता थे होड़ो को हिजू अच्छी का अले खुद शरम गले ठोरना इंता कर दुबक ना मीटिंग को दो इंता कर कुल लिया को अले गियो तले फर्क ना और यहाँ कहीं जयपाल सिंह का हम लोग गए थे ससंदरी जहाँ रखे उसका भी हालत बहुत ख़राब है उसको मरम्मत यानी कि उसमें तो कुछ हम लोग देखिए जो आदिवासी लोग हैं उसका पत्थले एक ठो अतिरिक्त है कि हम लोग उससे अलावा कुछ हम उस नहीं कुछ कर सकते एकदम कहे कि हम लोग का मुंडा में पत्थले सबसे ज़्यादा मान्यता रखता है आपे हिसाब ते ओड़ो चना चना को लगते तई करने तारे आर असुविधा बनो आर होरा को ठीक बनो खराब गया इना को बाई और ओ कदा को नया स्वास्थ्य केंद्र रे डॉक्टर को का कोई हिजुगा आहार बाहर से न होबा जन अरुआ बड़ा जान रे ना लाई सुविधा होना चाहिए अंते स्कूल को लाई कॉलेज को लाई से न खुटी से न होबा को तो रांची से न होबा इना को लाई सुविधा को में तो गांव वालों से बात करने के क्रम में मालूम पड़ा कि जैन जयपाल जो कि जयपाल सिंह के बेटे हैं वो टकरा गांव आए हुए हैं। तो अभी हम चलते उनसे मिलने। लोग बोल रहे हैं कि वे अपना नया घर यहाँ पर बनवा रहे हैं। जोहार सर। जोहार। आपका शुरुआती दिनों का कैसा लगाव रहा अपने पिताजी के साथ में, और ख़ासकर टकरा गांव में कभी आप आते होंगे यहाँ पर, तो क्या क्या यादें आपकी हैं अपने पिताजी के साथ में? मेरा यादगार तो है काफ़ी, बट सबसे मज़ेदार किस्सा यही है कि जब मैं बोर्डिंग स्कूल गया था, 8 साल का था, तो नॉर्मली बच्चे का जो होता है ना कि यार मेरा बाप तुम्हारा बाप से अच्छा है, मेरा बाप तुम्हारे बाप से बढ़िया है, वो ये करता है वो करता है। तो उस टाइम मुझे खाली इतना ही पता था कि मेरा फादर हॉकी खेलते थे और इंडिया का कैप्टन थे। कब खेले और कैप्टन होने का क्या मतलब था उतना यानी से टोटल जानकारी नहीं था। तो मैं बोस्ट करता था कि मेरे फादर ने हॉकी इन्वेंट किया है। मैंने सोचा कि वो कैप्टन है तो उसने गेम को भी इन्वेंट कर दिया है, राइट। और तो उनका लास्ट हॉकी मैच तो था उन्होंने 1969 में खेला था, वो था एक्स ओलंपियंस वर्सेस द 68 ओलंपिक टीम, इंडियन नेशनल टीम, कलकत्ता में खेले थे उसको। और इत्तेफाक का बात है कि जो एक्स ओलंपियंस थे उन्होंने भी वो मैच जीत लिया था और वो लास्ट टाइम खेले थे और उन्होंने उसका जो हॉकी स्टिक उनको दिया गया था एज अ गिफ्ट, वो हॉकी स्टिक मुझे गिफ्ट किया था। और एडवांटेज था कि हम लोग को स्कूल में जो हॉकी स्टिक मिलता था ना, वो एक डंडा के तरह था, मीन से उसमें कुछ उसका फेस बहुत ही नैरो और कम था और ये एडल्ट स्टिक था। तो मैं सडनली स्कूल में भी एक चैम्पियन प्लेयर बन गया क्योंकि मेरे पास एक हॉकी स्टिक था जो दूसरों के मुकाबले में बहुत ही बढ़िया स्टिक था। और हम लोग तो उस एज में कितना क्या बात करेंगे, हम लोग थोड़ा मोड़ा बात करते थे। हम लोग जब भी हर साल जब हम लोग रांची में रहते थे तो रेगुलरली आते थे टकरा। उन दिनों मेरे दादी भी ज़िंदा थी, तो मेरे दृष्टि में उसका भी इमेजेस है, यादगार है। और उस टाइम तो ना पूल था ना कुछ, तो हम लोग जब टकरा आया करते थे तो पहले हम लोग नदी में रुक जाते थे और वहाँ टिपिकल विलेज स्टाइल स्विमिंग और खेलना कूदना सब कुछ करके तब हम लोग गांव आते थे। तब गांव में सबसे मिलकर वापस रांची लौटने का प्रोग्राम बनता था।
तब तो मैं स्कूल के बाद चले गया था इंग्लैंड पढ़ाई के लिए। उसके बाद भी जब भी मेरे फ्रेंड्स इंग्लैंड से आते थे इंडिया घुमाने, तो मैं ज़रूर उनको लेके यहाँ टकरा लाया करता था, क्योंकि हम आदिवासियों में हम लोग का जो ज़मीन के साथ जो संबंध है और जो प्यार है वो काफ़ी डीप और लॉन्ग रनिंग है। और हम लोगों को कभी कोई शर्म नहीं लगता कि भाई मेरा यहाँ मिट्टी का मकान है, मेरे चाचा और मेरे बहनों अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं, तो कभी शर्म होने का कभी बात नहीं था। जैसे आज के दिन में आप देखिए लोग शर्माते हैं अपना हेरिटेज के बारे में, अपना रूट्स के बारे में, वो कहाँ से आए, कहाँ गए हैं, वो उसको छिपा के रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जब वो टाउन में काम कर रहे हैं कि देहात से कोई रिलेटिव आए तो दूसरों को बोले कि भाई ये मेरे भाई है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे चाची है। वो किसी तरह को छुपा के रखने चाहिए कि नहीं नहीं ये मेरे रिलेटिव नहीं, कोई गाँव से मिलने आया है, राइट। बट ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। हम लोग तो गर्व लेते हैं कि भाई हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ख़ानदान के हैं, हम लोग उनकी के साथ बैठना उठना करते हैं और हम उसमें काफ़ी गर्व लेते हैं। और फादर के बारे में जैसे मैं बढ़ते गया, सबसे पहले बार जब मुझे मेरे नॉलेज या मेरे दिसिंग में आया कि वो एक्चुअली एक नेता थे और वो काफ़ी पॉपुलर नेता थे, वॉज उनके मरने के बाद। मुझे याद है कि उस टाइम मैं स्कूल में था, तो प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया था मेरा भाई और मुझे। और जब हम लोग वेट कर रहे थे उसके ऑफिस के बाहर, एक चपरासी बोला था, उसे बताऊँ कि उस टाइम आसमान में कॉन्स्टलेशन आया था, जो अंग्रेज़ों बिलीव करते हैं कि इज़ वेरी अनलकी कि कुछ दुर्घटना होने वाला है। वो ओल्ड एंशिएंट बिलीफ है कि भाई जब कॉन्स्टलेशन आता है तो कुछ होने वाला है। तो हम लोग उसको जांच वांच कर रहे थे शाम को, और नेक्स्ट मॉर्निंग ये जो प्रिंसिपल का पियोन था वो किसी दूसरे से बात कर रहा था और बोल रहा था अरे देखिए क्या हो गया, वहाँ जयपाल सिंह का देहांत हो गया। तो वो फर्स्ट न्यूज़ था। तो तब प्रिंसिपल बुलाए और पूछे सब कुछ। तो हम लोग के अरेंजमेंट किया कि भाई हम लोग दिल्ली पहुँचे। तो हम लोग शाम तक दिल्ली पहुँच गए थे और नेक्स्ट डे उनके बॉडी को हम लोग रांची लाए और उसका बॉडी को एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन में लाए जो इंडियन एयरलाइंस से चार्टर किया था। और उस टाइम जब हम लोग लैंड करने वाले थे तो मैं खिड़की से देखा था कि पूरा रांची एयरपोर्ट में लगा था कि चींटी से भरा हुआ है, कि उतना हाइट से तो कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता बट पूरा भरा हुआ था। तब कैप्टन ने अनाउंसमेंट किया कि अभी हम लोग लैंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोग रनवे पर आ गए हैं, तो हम लोग को वेट करना होगा। और करीब 20 मिनट के लिए वो रांची के ऊपर एरोड्रोम के ऊपर चक्कर लगा। उन दिन तो कोई सिक्योरिटी को तो नाम निशाना नहीं था, कोई बाउंड्री भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो लोग जो पहुँचे सीधा वहीं पहुँच गए। और उस टाइम गांव देहात के लोगों को उतना आइडिया नहीं था कि भाई हवाई जहाज़ को यहाँ लैंड करना है तो हमको रास्ता से हटना है। तब एयरपोर्ट के लोग उसको हटाने के बाद जब प्लेन लैंड किया और जो अंग्रेज़ी में मैं बोलूँगा मैस ऑफ ह्यूमैनिटी जो था, वही पहले टाइम मुझे दिस थिंग लगा कि हाँ मेरा फादर पॉपुलर था, कि उनका कोई मान लीजिए उनके लिए लोगों का कुछ फीलिंग था, कोई अफेक्शन था। और तब हम लोग यहाँ आए टकरा फाइनली, और उनका अंतिम इच्छा था कि उनका बेरियल जो है माँ के बगल में हो। और आप लोगों को तो पता होगा मेरा फादर का स्टोरी कि हम लोग एक्चुअली पाहन फैमिली के हैं, तो क्रिश्चियंस नहीं थे। जब उनको इंग्लैंड जाना था तो कैनन कॉस्ग्रेव जो उन्होंने ले गया था, बोला था कि भाई मैं तुमको ले जाऊंगा बट तुम्हें क्रिश्चियन बनना होगा। तो वो अपना माँ से परमिशन लेके वो कन्वर्ट किए, क्रिश्चियन बन गए। बट उनका अंतिम इच्छा था कि जब मुझे दफनाया जाएगा, मेरे माँ के बगल मुझे दफनाया जाए, क्योंकि हम लोग का आदिवासी संस्कार में भी है कि हम लोग जनरली अपने जिस्म को दफनाते हैं। और कभी होता ये भी है कि हम लोग उनको क्रिमेट भी करते हैं, बट ज़्यादा दफनाते हैं। तो उनको दफनाया गया। उस टाइम थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो गया था क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, राइट। और वो पाहनाई सासनदिरी में उनका दफनाया जा रहा था। तो यहाँ का पाहन सब बोले कि
पादरी को बोले कि तुम यहाँ पर कुछ पाथा वाथा नहीं कर सकता, तुम यहाँ से हटो। तो वो बोले कि क्यों नहीं, क्योंकि वो तो क्रिश्चियन है, तो हम बोलेंगे। तो दोनों के बीच में काफ़ी मुठभेड़ हुआ। तो फाइनली जो कॉम्प्रोमाइज़ या एग्रीमेंट में आए कि पाहन से बोले कि अच्छा ठीक है, तब तो आप अपना जो प्रार्थना करना है आप कर लीजिए और आप हट जाइए। उसके बाद हम लोग अपना रीति रिवाज से अंतिम संस्कार उनको देंगे। तो जो क्रिश्चियन रिचुअल था वो यहाँ के जो पैरिश प्रीस्ट है उन्होंने कर दिया, और उसके बाद उनको टिपिकल पाहनाई राइट्स के साथ अंतिम संस्कार दिया गया और दफनाया गया। जब मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था, वहाँ पर एक मैथ्स टीचर थे, उनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, वो हॉकी जयपाल सिंह के साथ भी खेले थे। वो विंबलडन हॉकी क्लब के थे जिसमें जयपाल सिंह भी शामिल था और वो गोलकीपर था। तो उन्होंने काफ़ी किस्सा बताया उनके बारे में कि वो कैसे हॉकी खेलते थे, उनका क्या रेपुटेशन था, उनका क्या कैरेक्टर था। एकदम वो बोलते थे, वो तो एक आदमी थे कि वो ज़िंदगी जीते थे, वो कभी नहीं रोते थे, ऑलवेज मुझसे खुश थे, वो कभी किसी चीज़ पर शोक प्रकट नहीं करते थे, जो भी उनका स्थिति हो। और ऐसे सब इंसिडेंट्स ज़िंदगी में था। तब मेरा फादर का इच्छा था कि वो फाइनली यहीं आकर टकरा में ही बसेंगे। वो एक्चुअली पूरा घर में फर्नीचर सब रखवा दिए थे, सब कुछ किए थे, बट जो होता है, जो भगवान करते हैं वही होता है। और उनका अंतिम सिंह वहीं दिल्ली में ही हुआ। तो वो कभी आके टकरा में एक बार छोड़ने के बाद रह नहीं पाए। जब आप बड़े हो रहे थे तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि जो होता है इतने बड़े परिवार का हिस्सा होने का एक प्रेशर जो होता है कि मेरे पिताजी तो इतने बड़े व्यक्तित्व थे, पूरे देश में उनका नाम था, तो लोग क्या आपको भी उस दृष्टिकोण से देखते थे कि हाँ जो प्रेशर पड़ता है आपको, कभी वैसा फीलिंग हुआ आपको? नहीं, क्योंकि मेरे फादर ने कभी ये हम लोग को बताया ही नहीं, या कभी किसी भी दिस्तिंग का जो आज के ज़माने में आप देखते हैं, हम लोग को कोई स्पेशल प्रिविलेज कुछ नहीं था। यही नहीं था कि हम लोग जब मेरे मदर भी मंत्री बनी तभी हम लोग को कोई स्पेशल प्रिविलेज कुछ नहीं। जाना है ट्रेन से जाओ सेकंड क्लास, कोई सिक्योरिटी गार्ड पीछे में नहीं दौड़ता था, कुछ नहीं। और उन दिनों तो ये सब शोषा था ही नहीं ना, जो आज के ज़माने में हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला था, जब तक मेरा फादर के साथ हम नहीं आए उनके लास्ट जर्नी पर, मुझे पता ही नहीं था वो एक पॉपुलर लीडर हैं। हाँ, पता था वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और सबको जानते हैं, बट वो जानने का वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो सब नॉर्मल था कि उनके साथ हम लोग जाते थे गाड़ी में तो सीधा ड्राइव करते थे इनटू तीन मूर्ति हाउस नेहरू से मिलने। ठीक है, तो हम लोग को तो क्या कुछ नहीं लगा था कि वो जा रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री का घर है तो घर ही है ना, और क्या है। और इंदिरा गांधी भी जब तक वो प्रधानमंत्री बनी उनको अंकल बुलाते थे, राइट। सो उस माहौल में जो हम लोग ने देखा है, बट हम लोग को कभी ये नहीं बताया गया कि भाई ये तुम्हारा भी हक बनता है, तुमको ऐसे थे। सो मैं कभी ना एक्सेप्ट किया हूँ, ना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। वो जो मेरा फादर किया था, उसमें मेरा कोई राइट नहीं है। मेरा खाली इतना ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अब कोई ऐसा काम नहीं करूं जो जिससे उनका नाम बदनाम हो जाए, कि लोग बोले कि भाई जयपाल सिंह का बेटा ऐसे बेईमान निकला, राइट। और दूसरा है कि उनका जो सोच, सपना और ज़िंदगी का काम था, उसके साथ मैं सच रहूं, राइट। क्योंकि आफ्टर ऑल बेटा तो बाप का ही होता है ना, बाप बेटा का नहीं होता है। तो मुझे उनका ये डायरेक्शन फॉलो करना चाहिए। मैं आज नहीं बोल सकता हूँ कि भाई ये मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ और मैं अभी उनका जो है ना लीडर बन गया हूँ और वो मेरे फॉलोअर हैं। वो तो उल्टा हो जाता है जो आजकल हो रहा है, बट क्या करें। तो बेसिकली यही है कि आज के दिन में एज़ हम लोग के आदिवासी समाज में लोग ज़्यादा पढ़ लिख लिया, पढ़ रहे हैं, उनको भी महसूस हो रहा है कि भाई जयपाल सिंह का क्या योगदान था आदिवासी समाज के लिए, जो 20 साल नहीं था, 30 साल नहीं था। मैं नाम नहीं लूँगा, बट एक ज़माना में मैं बहुत सारे जो फेमस लोग हैं उनसे बहस करता था, उनसे लड़ाई भी करता था कि आप जयपाल सिंह को सिर्फ गाली क्यों देते हैं,
राइट, बिकॉज एक ज़माना में पॉलिटिक्स में बहुत ही फैशनेबल था कि जयपाल सिंह का नाम को बदनाम करो, जो भी कारण हो। और मैं उनसे पूछता था कि भाई आप उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में आप कभी क्यों नहीं चर्चा करते, उनके बारे में, उसके बारे में आप क्यों नहीं बात करते हैं। बट पॉलिटिक्स है। बट जैसे गांधी जी बोला ना, एक कमरा में 1000 लोग हों और एक ही आदमी सच बोल रहा है तो फाइनली वो सच का ही जीत होगा। तो जो जयपाल सिंह ने किया है उसका जो बेनिफिट और उसका जो क्या कहते हैं, ऐसा बेनिफिट सही हम लोग का समाज को मिला है। आज के दिन में लोगों को उसका वो पहचान ले रहे हैं कि भाई वो नहीं रहता है तो सबसे पहले हम लोग आदिवासी नहीं रहते हैं, हम लोग कहाँ का क्या बन जाते हैं, गॉड ओनली नोज। दूसरा है कि भाई हाँ, हम लोग का जो राइट और जो हक बनता है उसको प्रिजर्व करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। और दूसरा जो एक टाइप ऑफ दिस थिंग है, इकोनॉमिक बेनिफिट, रिजर्वेशन, राइट, वो नहीं रहता तो रिजर्वेशन नहीं रहता। और आप अभी सोच लिए आज के दिन में वो ये सब के लिए नहीं लड़ते तो हम लोग का क्या स्थिति रहता है। जी जी। हम लोग से जो 2 या 3% हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, बट 99% पीछे ही रहता है। आज के दिन में हम लोग इतना बोल सकते हैं कि कम से कम 40 से 50% लोग आगे बढ़ गए हैं और 50% अभी उनको आगे बढ़ने के लिए और मदद, सहायता और एक किस्म का, मैं हेल्प वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, बट उनको दिशा दिखाना कि भाई इस साइड जाओ तो तुम उस साइड आगे बढ़ोगे। क्योंकि हम लोगों का आदिवासी लाइफस्टाइल, वैल्यू, कल्चर अलग है। और मेरा भी वो थॉट तो उसी लाइन पे बन रहा है कि हम लोग क्यों दूसरे को कॉपी करें, राइट। रांची में बहुत लोग पूछते हैं कि अरे भाई CNTI को यहाँ रांची में चेंज कर देना चाहिए। देखिए आदिवासी के पास कितना ज़मीन है, वो फ्रीली बेच सके तो वो करोड़पति बन जाएगा। मेरा उसमें एक ही जवाब है कि आदिवासी को पैसा से कोई मतलब नहीं है, उसको ज़मीन से है। उसको आप 1 करोड़ रुपया दीजिए फूंक देगा, उसको ज़मीन दे दो कभी बेचता नहीं है, वो रखेगा। क्योंकि उसको मालूम है आज मैं भूखा हूँ, कल मैं इसमें कुछ डाल दूंगा तो 3 महीना बाद कुछ उगेगा, मैं खा लूँगा, राइट। ये हम लोग का इनबॉर्न DNA में है। क्योंकि हम लोग हज़ारों साल से जंगलों में रहे हैं, सर्वाइव किए हैं। हम लोग का इकोनॉमी जो एक डेवलप्ड इकोनॉमी, जिसके बाद भी मैं बहस कर सकता हूँ, बट उसका छोड़ दिया, हम टर्म यूज़ करना है, डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है। हम लोग का यूज़ ऑफ मनी तो डेफिनेटली नहीं है, ना था पहले। आज के दिन में हाँ, क्योंकि लोग पढ़ लिखे हैं, उनको पता है कि भाई पैसा का ज़रूरी पड़ता है, तो जो एजुकेटेड है वो पैसा का वैल्यू समझ लेते हैं। बट जो अनएजुकेटेड है उनको अभी भी आज के दिन में भी पैसा का वैल्यू का समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है। तो इसलिए जब लोग कहते हैं कि भाई लैंड लॉस चेंज कीजिए, तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। क्योंकि जब तक जिसका ज़मीन है वो बोले कि भाई हाँ मेरा लैंड लॉस अब चेंज कीजिए, चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा भारी आदमी क्यों बताए हम लोगों को कि हम लोग का लैंड लॉस क्या होना चाहिए। ये राइट हम लोग का रहता है, और इसी राइट के लिए हम लोग का अपना क्या कहते हैं, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए जयपाल सिंह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लड़े थे कि लॉज जो है हम लोग का बेनिफिट के लिए बनाया जाना चाहिए। जो लॉज बेनिफिट के लिए नहीं है तो उसको यहाँ लागू नहीं करना चाहिए। उसको ट्विस्ट किया गया है ना रॉन्ग वे, जो लोग समझे नहीं है, बट फिर भी वो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है हम लोगों के लिए, जिसका फ़ायदा अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिशियंस नहीं ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग से बात करने के लिए। इतना व्यस्त समय में हम लोग को थोड़ा समय दिया आपने, तो बहुत बहुत जोहार। जोहार, थैंक यू। जो थॉट प्रोसेस रहा है, जो फिलॉसफी रही है जयपाल सिंह की, उसको हमको लगता है कि बहुत बखूबी उनके बेटे ने बताया। जोहार।